देवी एपिसोड 7। मुस्तकीम का बाप और घर वाले उससे बहुत परेशान थे। किसी के काबू में नहीं आता था। दिन भर आवारागर्दी करता था। 16 बरस की उम्र में उसने एक जीप चोरी की, मगर पकड़ा गया और जेल हो गई। जेल से रिहा होने के बाद कुछ अरसा तक शराफत से रहा। फिर 23 बरस की उम्र में ये एक मुसल्ला डकैती में शामिल हुआ और दोबारा पकड़ा गया। उसे मालूम था कि इस मर्तबा लंबी सज़ा होगी, लिहाजा ज़मानत पर रिहा होने के बाद उसने अपने जैसे चंद आवारा लड़कों को साथ लिया और इन घाटियों में रूपोश हो गया। यहाँ पहुँचते ही उसने वारदातें शुरू कर दीं। अपनी जहानत और दलेरी की वजह से ये बहुत जल्द ऊंचे किस्म के डाकुओं में शुमार होने लगा। जब उसने थोड़े ही अरसे के अंदर ऑटोमेटिक राइफल हासिल कर ली तो बहुत सारे डाकुओं के दिल में हसद और रश्क पैदा हुआ। मुस्तकीम अगवा में बहुत माहिर है, ऊंचे ख़ानदानों पर हाथ डालता है। जिस आदमी को अगवा करता है पहले उसके बारे में पूरी मालूमात इकट्ठी करता है। उसके मामूलात, माली हालत, असर व रसूख, उठना बैठना किस किस्म के लोगों में है, उसके घर वाले उसकी खातिर कितनी रकम अदा करने पर तैयार हो जाएंगे और इस किस्म की दूसरी बातें। फिर तो ये तावान भी ज़्यादा लेता होगा। मैंने सुना है कि उसने बाज़ वारदातों में 1 लाख रुपए भी वसूल किए हैं। सौदेबाजी भी कर लेता है। 1 लाख मांगकर 50,000 पर भी राज़ी हो जाता है। कुछ अरसा तक ये मुल्खान सिंह के गिरोह में भी रह चुका है। तबीयत का बहुत तेज़ है, इसलिए मातहती के बजाय सरदारी ज़्यादा अच्छी कर सकता है। मुस्तकीम को विक्रम का पैगाम मिल चुका था और वो अपने डेरे पर उसका मुंतज़िर था। उसका डेरा घनी झाड़ियों और सायादार दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह पर था। दूर से बिल्कुल पता नहीं चलता था। उसके डेरे पर जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। 26 साला मुस्तकीम एक कवीउल जुस्सा शख्स था। उसने नहायत तपाक के साथ विक्रम की पजीराई की, लेकिन जब उसकी नज़र फूलन पर पड़ी तो वह एकदम गुस्से में आ गया। बोला, तुम पागल तो नहीं हो? इस लड़की को क्यों साथ लिए फिर रहे हो? कौन है ये? तुम्हें पता नहीं कि औरत हमेशा मौत का पैगाम साबित होती है? विक्रम ने मुस्कुराकर हाथ बुलंद किया। बोला, धीरज महाराज धीरज। ये छोकरी मर्दों से ज्यादा जीवट है। 2 वारदातों में हिस्सा ले चुकी है। जीवट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रमे, मुस्तकीम ने कहा। औरत की वजह से तेरे आदमियों में रकाबत पैदा होगी, वो तेरे दुश्मन हो जाएंगे। फूलन दूसरे डाकुओं के साथ काफी दूर बैठी थी। वो दोनों की बातचीत नहीं सुन सकती थी। खैर खैर, छोकरी का बंदोबस्त भी हो जावेगा, विक्रम ने कहा। मैं तेरे साथ दूसरी बात करने आया हूं। बैठो, दूसरी बातें भी होंगी। पहले ये बताओ कि क्या खाओगे? जो मिल जाएगा खा लेंगे, मुस्तकीम ने अपने एक आदमी को बुलाकर कहा। सुनो, ये हमारा पुराना यार है। आज ये हमारे साथ खाना खाएगा। 2 बकरे ज़बा कर लो, राने अलग भून लेना। खूब लजीज खाना होना चाहिए। एक पुलाव की देग चढ़ा देना। मुस्तकीम के ग्रोह में ज़्यादातर मुसलमान थे, इसलिए उसके यहाँ गोश्त ज़्यादा चलता था। उस्ताद, हम तो दाल चपाती में भी गुजारा कर सकते हैं, इतना खड़ाग नहीं फैलाओ। गोश्त खाया करो विक्रमे, गोश्त। मुस्तकीम उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला। गोश्त से बंदा तूफान बन जाता है, तूफान। गोश्त शेरों का खाजा है। दाल चपाती खाने वाले जूतियां छोड़ के भाग जाते हैं। और सुना, क्या हाल है तेरा? कोई लंबा हाथ नहीं मारा अभी तक? वो तेरा यार किधर है? क्या नाम था उसका? बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर का करिया कर्म हो चुका है। क्या पुलिस मुकाबले में मारा गया?
विक्रम ने बाबू गुज्जर को शूट करने का सारा किस्सा सुना दिया। देखा तुमने, अभी मैंने तुमसे क्या कहा है। ये इस छोकरी की पहली नहुसत है। इससे जल्दी जान छुड़ा, वरना समझ ले तेरा भी करियाकर्म हो जाएगा। इसका अब कोई ठिकाना नहीं रहा, विक्रम ने कहा। ये हमारे ग्रोह में शामिल हो चुकी है और इसका नाम मशहूर हो चुका है। करतपुर में बाज़ लोगों ने इसे पहचान लिया था। इससे पहले भी चोरी का एक मुकदमा चल रहा है। इसको छोड़ने का मतलब पुलिस के हवाले करना है। अब इसका जीवन मरण हमारे साथ है। यानी सांप के मुंह में छिपकली वाला मामला है। हाँ, ऐसा ही समझ ले, विक्रम ने कहा। इस मसले पर बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम आपस में मिलजुल कर काम करें। वो मुस्तकीम के साथ एक किस्म का दिफाई मुआहदा करना चाहता था, क्योंकि उसे लाला राम सिंह और श्री राम सिंह से बहुत ज़्यादा ख़तरा था। उनकी रिहाई के बाद हो सकता था कि उसके ग्रोह के आदमी दोबारा उनके साथ जा मिलें। अगर छोटे ग्रोह का किसी बड़े ग्रोह के साथ मुआहदा हो तो उसके रोब दाब में इजाफा हो जाता है। मिलजुल कर काम करना अच्छी बात है, मुस्तकीम ने कहा, लेकिन पहले खा पी ले, आराम कर ले, फिर सर जोड़कर सोचते हैं कि किस तरह मिलजुल कर काम हो सकता है। उधर फूलन देवी दरी के एक किनारे पर खामोश बैठी थी। उसने देखा कि एक तवील कामत डाकू, जिसके बाल कंधों तक लंबे थे और जिसने छोटी सी दाढ़ी भी रखी हुई थी, गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। कदरे तवक्कुफ के बाद वो फूलन देवी के करीब खिसक आया और बोला, अरे छोरी, तू इन ठगों के बीच में कैसे अटक गई? फिर उसने खुद ही अपनी बात पर कहकहा लगाया। फूलन अपने गुस्से को दबाती हुई बोली, और तू इन मर्दों के बीच में कैसे अटक गया? दाढ़ी वाला कुछ खिसियाना हो गया, बोला, यूं मालूम होवे है कि तेरे को कुछ ज़्यादा मिसाला लग गया है। नाम क्या है तेरा? करीब बैठा हुआ एक डाकू बोला, ये फूलन देवी है, इसके साथ ज़रा संभल कर बात करना, वैसे दिल की बुरी नहीं है। मेरा नाम मान सिंह है, दाढ़ी वाले ने कहा। तू भी इधर आ जा। इधर किधर रे? फूलन ने गुस्से से पूछा। बड़ी तेज लगे है तू तो। मैं तो यूं कहूं कि हमारे जत्थे में शामिल हो जा। क्यों रे? तेरे जत्थे में क्या सोने के नवाले खाने को मिलें? यही समझ ले, बल्कि सोने से भी अच्छे नवाले मिलें। इस जत्थे में मिल मिलाकर 50 जवान हैं। फूलन ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, बोली, यहां तो 50 आदमी ना दिखें। वो सब आदमी घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से? मान सिंह ने कहा। बाकी आदमी धंधे पर निकले हुए हैं। फूलन चुभते हुए लहजे में बोली, मर्द धंधे पर निकले हुए हैं और औरतें घर की गृहस्थी में लगी हुई हैं। उसने कहकहा लगाया, मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? मान सिंह भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। फिर वो उसे मुतासिर करने के लिए बोला, जानती हो, मेरे पास एक स्टेन गन, कई ऑटोमेटिक राइफलें और पिस्तौल हैं। वो अपने करीब बैठे हुए डाकू पर हाथ मारता हुआ बोला, विश्वास ना हो तो इससे पूछ लो। इसका नाम बलवान सिंह गिरारिया है। गिरारिया? फूलन ने कहा और बेख्तियार हंस पड़ी। पुलिस को देखकर ये गिरारी की तरह घूमने लगता है। मान सिंह ने कहा, काबू में नहीं आता, इसलिए इसे गिरारिया कहते हैं। वैसे यहाँ जो बंदे नज़र आवे हैं, इनमें से हर एक किसी न किसी काम में माहिर है। कोई गिरारी की तरह घूमे है, कोई बंदर की तरह दरख्तों और छतों पर चढ़ जावे, कोई बिल्ली की तरह बेआवाज़ चले और कोई घोड़े की तरह दौड़ लगावे। फूलन उसकी बात में इजाफा करती हुई बोली, और कोई कव्वे की तरह काएं काएं करता जावे। बलवान सिंह गिरारिया कहका लगाता हुआ बोला,
अरे वाह, खुश कर दिया। मानसिंह फूलन के मजाक की परवाह किए बगैर बोला, इन लोगों में कुछ तो असली और खासे जत्थेदार हैं, कुछ रंगरूट हैं और कुछ चलते फिरते आली मवाली हैं जो आते जाते रहते हैं, जैसे ये अपना गिरारिया है। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया और सब ने मिलकर खाना खाया। उनमें मुसलमान भी थे, हिंदू ठाकर भी और हरिजन भी थे, ताहम उनमें कोई ऊंच नीच नज़र नहीं आती थी। सब मिलजुल कर कहके लगाते हुए खाना खा रहे थे। अगर कोई तमीज़ थी, वो जुर्रत, दलेरी और सफाकी की वजह से थी। जिसका पुलिस में जितना लंबा रिकॉर्ड था, वो उतना ही ऊंचा था। फूलन सारे इंतज़ामात को बनज़रे गायर देख रही थी। उसके अंदर मामलात को समझने और नई चीज़ें सीखने की खासी सलाहियत पाई जाती थी। यही वजह थी कि उसने डाकुओं के तौर तरीके बड़ी तेज़ी से सीख लिए और कई पुराने डाकुओं से आगे निकल गई थी। विक्रम मल्लाह चंद रोज़ तक मुस्तकीम का मेहमान रहा। इस दौरान उनके दरमियान खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात होते रहे। बिलाखिर दोनों के दरमियान बाज़ बातों पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। विक्रम ने अपने आदमियों को इकट्ठा करके उन्हें बताया कि उसके और मुस्तकीम के दरमियान तावन बाहमी का समझौता हो गया है। वक्त ज़रूरत एक दूसरे को मदद के लिए बुला सकते हैं। उसने कहा, अगर किसी जगह पर कार्रवाई के लिए ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत महसूस हुई तो हम मिलकर कार्रवाई करेंगे। एक डाकू ने पूछा, लूट के माल की तकसीम कैसे होगी? मुश्तरका डकैती में जो माल हाथ लगेगा उसमें मुस्तकीम को उसकी नफरी के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, और जो डकैतियां हम मुस्तकीम के तजवीज़ करदा इलाकों में अकेले करेंगे उनमें मुस्तकीम को एक मामूली सा हिस्सा देंगे। फूलन जल्दी से बोली, इसमें किस बात का हिस्सा? मुस्तकीम विक्रम के साथ खड़ा था। तेज़ नज़रों से फूलन को घूरता हुआ बोला, ए छोरी, मर्दों की बातों में मत बोल, ये तेरे समझने की बातें नहीं हैं। फूलन कूलों पर हाथ रखकर मुस्तकीम की तरफ मुड़ी, बोली, हाय रे, क्या तेरी समझ में बिजली भरी हुई है या तू सोने का बना हुआ है? मुस्तकीम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, ताहम इस मुस्कुराहट का असर आंखों तक नहीं पहुंचा। बोला, औरत चुप रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अरे तू ले, जुबान खींच ले। फूलन चमक कर बोली और जुबान निकाल कर दिखाई। भगवान ने जुबान बोलने के लिए दी है। तू समझने की बात करे है तो सुन, मैं तेरे इन डश्करों से ज़्यादा समझू हूँ। विक्रम फूलन के कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, ज़्यादा तेज़ी मत दिखा। बात यह है कि मुस्तकीम को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है, और ज़रूरतमंद को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। फूलन देवी, ये जंगल है, जंगल। मुस्तकीम ने कहा, यहाँ जंगल का कानून चलता है। बात लेने देने की नहीं, जिंदा रहने की है। इस जंगल में अकेला वकेला आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और ये मत समझ कि हम भूखे नंगे हैं या लालची हैं। तो फिर क्या तू हमसे खराज मांगे है? मूर्ख, ये खराज नहीं, खराज मोहब्बत है। मुस्तकीम ने कहा, अगर तुम्हारा कोई आदमी पुलिस के चक्कर में फंस जाएगा तो हम उसकी मदद करेंगे, उसकी ज़मानत कराएंगे, मौका मिला तो उसे ज़ोरे बाजू से छुड़ा लाएंगे। अब बोल, तू इस मोहब्बत की कीमत दे सकती है? चल हट। फूलन ने कहा, जो तू कहे वही होवे। डाकुओं ने कहकहा लगाया। मान सिंह बोला, छोरी बातें खूब करे है। इस नरम गरम बातचीत के बाद विक्रम मल्लाह ने अपने गिरोह को कूच का हुक्म दिया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और रवायती अंदाज में मुस्तकीम के आदमियों से मिलकर रुखसत हो गए। उनका रुख शमाल मगरिब की तरफ था। अटावा के करीब पहुंचकर विक्रम ने उन्हें 2-2 और 3-3 की टोलियों में तकसीम कर दिया
ताकि पुलिस या मुकामी लोगों को शुबा ना हो। दरिया के करीब वो एक मुकर्ररा जगह पर सब दोबारा इकट्ठे हो गए। वहाँ से उन्होंने दरिया पार किया और मगरबी किनारे पर पहुंचकर एक महफूज जगह पर पड़ाव डाला। विक्रम ने 4 आदमियों को इर्द गिर्द की निगरानी पर मामूर कर दिया। बाकी आदमी जगह साफ करके खैमे नस्ब करने लगे। चंद आदमी खाने पीने के इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गए। विक्रम अपने ख़ास आदमियों के साथ एक दरी पर बैठ गया और उन्हें हथियार साफ करने का हुक्म दिया। डाकू और सिपाही की ज़िंदगी उसका हथियार है, उसने कहा। हथियार चलाने में महारत अपनी जगह पर है, लेकिन हथियार का साफ और चालू होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डाकू सिर्फ इसी वजह से मारे जाते हैं कि ऐन मौका पर उनकी राइफल जाम हो जाती है या गोली नहीं चलती। फूलन अपनी राइफल की नाली में पुलथरू फिराती हुई बोली, तेरा इरादा क्या है? ये डोली डंडा कहाँ रुकेगा? हम राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, विक्रम ने जवाब दिया। परंतु राजस्थान के इलाके में दाखिल होने से पहले कुछ माल मिसाला इकट्ठा करना ज़रूरी है। इधर कुछ छोटी मोटी बस्तियां हैं, एक डाकू ने कहा, पर उनमें सब भूखे नंगे लोग रहते हैं। भूखे नंगों के बीच 1-2 साहूकार ज़रूर होते हैं, विक्रम ने कहा। सबसे नज़दीक गांव किस तरफ है? एक डाकू दरिया के बालाई हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोला, उस तरफ मल्लाहों की एक छोटी सी बस्ती है, 25-30 घर होंगे। दूसरा डाकू बोला, मल्लाहों की बस्ती में सड़ी हुई मछलियों के सिवा और क्या मिलेगा? पहले थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ेगी, विक्रम ने कहा। 2 आदमी बस्ती में जाएं और वहाँ के हालात मालूम करके आएं। फूलन देवी बोली, मुझे भेज दे, मैं तो घरों के अंदर भी घुस सकूं हूँ। विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तेरे साथ एक मर्द भी होना चाहिए। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सबसे ज़्यादा यतीम और मस्कीन सूरत कौन है? डाकू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक डाकू शंकर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इससे ज़्यादा मस्कीन सूरत और कोई नहीं हो सकता। अगर ये सड़क पर हाथ फैलाकर मांगना शुरू कर दे तो रोज़ के 2-4 रुपए ज़रूर कमा ले। विक्रम ने शंकर को करीब बुलाया और कहा, तुम और फूलन मल्लाहों की बस्ती में चले जाओ और वहाँ से सुनगुन लेकर आओ। जरूर जाएंगे महाराज, शंकर ने कहा। देवी जी से पूछ लो, हम तो तैयार हैं। देवी जी तुझसे पहले तैयार है, विक्रम ने कहा। बहुत होशियारी से जाना, किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझे? अगर किसी ने पूछा ये छोकरी क्या लगती है तो क्या जवाब दोगे? हम बोलेंगे कि ये हमारी बहन लगे है। एक डाकू कहका लगाकर बोला, कहीं अम्मा ना कह दीजियो। अरे हम इतने भी मूर्ख नहीं हैं तुम्हारी तरह। इधर देखो, विक्रम ने कहा, तुम दोनों को थोड़ी सी कलाकारी करना पड़ेगी। तुम यूं जाहिर करना कि फूलन तुम्हारी महबूबा है और तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। हाय राम, फूलन बोली, कैसी बात करो हो? चुपचाप सुनती जा, विक्रम ने कहा। मोहब्बत और लूट मार में सब चलता है। मुंह से ये बात ना कहना कि तुम घर से भागे हुए हो, अपनी हरकतों से ऐसा जाहिर करना। और शंकर, तेरा नाम महेश होगा। किसी की आंखों में आंखें डालकर मत देखना। घर से भागे हुए ज़रा आंखें चुरा कर बात करते हैं। धीमी आवाज़ में मस्कीनों की तरह बात करना। फूलन, तू अपना नाम शकुंतला बताना और देख चमक चमक कर बातें मत करना, शर्मा शर्मा कर बातें करना। कभी साड़ी का पल्लू मरोड़ना, कभी उंगली दांतों में दबाना। आंखें नीची रखना जैसे लाज से मरी जा रही हो। क्या साड़ी पहनकर जाऊंगी?
तो और क्या, विक्रम ने कहा। क्या तू पुलिस की वर्दी में जाना चाहे है? वाह उस्ताद, एक डाकू ने कहा, तू तो किसी फिल्म डायरेक्टर की तरह बातें करे है। विक्रम बात जारी रखता हुआ बोला, तू एक गठड़ी में थोड़े से कपड़े और जेवर बांध ले। बस्ती में पहुंचकर यह जाहिर करना कि तुम दोनों के पैसे ख़त्म हो गए हैं और तुम लोग जेवर बेचना चाहते हो। शंकर, तू अपना नाम क्या बताएगा? मुहेश कुमार। मैंने तो मुहेश बोला था। हमने खुद ही बदल दिया है, शंकर ने जवाब दिया। मुहेश भी ठीक है। और फूलन, तेरा क्या नाम है? सच्चा नाम तो फूलन देवी और खोटा शकुंतला देवी। अरे देवी को छोड़, ठाकुर लगा ले साथ। शकुंतला देवी ठाकुर। अब दोनों थोड़ी सी रिहर्सल कर लो और तू साड़ी पहन ले और कपड़ों की गठड़ी भी बना ले। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा आराम किया और अपने मिशन पर रवाना हो गए। दोनों ने एक लंबा चक्कर काटा और गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंच गए। फूलन ने अपनी सूती साड़ी का पल्लू सर पर डाल रखा था और किसी अल्लड़ बाला की तरह सर झुकाए चल रही थी। उसने बगल में गठड़ी भी दबा रखी थी। शंकर ने कंधे पर चादर डाल रखी थी। उसकी शेव बड़ी हुई और बाल बिखरे हुए थे। वो चलते चलते बोला, देवी जी, तुम हमारी क्या लगो हो? फूलन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, बोली, तेरी चाची लगू हूं और मेरा नाम शकुंतला ठाकुर है। संभल कर चलता रह, विक्रम को पता चल गया तो तेरे को उल्टा लटका देगा। ये तो आपस की बात है शकुंतला जी। विक्रम ने तो खुद ही तुझे मेरी महबूबा बना दिया है। चल कहीं दूर चले जाएं, बादलों से भी परे, किसी दूर देश में। 4 गोलियां पेट में उतर गईं तो तेरी आत्मा छू कर बादलों के पार चली जाएगी। और सुन, पीछे कोई बैलगाड़ी आ रही है। शंकर ने पीछे मुड़कर देखा तो कच्चे रास्ते पर एक बैलगाड़ी दिखाई दी जो मखसूस आवाज़ पैदा करती हुई उनकी तरफ आ रही थी। दोनों किनारे पर आ गए। बैलगाड़ी वाले ने करीब आकर पूछा, क्यों भाई, किधर को जाओगे? इधर ही को जाएंगे, बस्ती में, शंकर ने कहा। बैलगाड़ी वाला गाड़ी रोकता हुआ बोला, गाड़ी पर बैठ जाओ। शंकर फूलन से बोला, आओ गाड़ी पर बैठ जाओ। फूलन ने देखा बैलगाड़ी वाला तेज नज़रों से उसे घूर रहा था। वो 35-36 बरस का एक सेहतमंद शख्स था। उसके चेहरे पर 4-5 दिन की दाढ़ी नज़र आ रही थी। बैलगाड़ी पर चारा लदा हुआ था। शंकर ने फूलन को गाड़ी पर बिठाने के लिए सहारा दिया। कोई और मौका होता तो फूलन जस्त लगाकर गाड़ी पर चढ़ जाती, ताहम इस मौका पर उसे सहारा कबूल करना पड़ा। ताहम उसने चढ़ते चढ़ते शंकर की पसलियों में ज़ोर से कोहनी मारी। बैलगाड़ी वाला बैलों को हाँकता हुआ बोला, परदेसी मालूम होते हो? हाँ भाई, परदेसी हैं। इस बस्ती में कोई भटियार खाना होगा? गाड़ी वाला फूलन को घूरता हुआ बोला, भटियार खाना तो है, पर अपनी पत्नी को लेकर भटियार खाने में कहाँ जाओगे? घर खाने वाने की बात है तो सेवक का चौपड़ा हाजिर है। मेरा नाम मुरली दास है। तुम चिंता न करो भाई मुरली दास, हम किसी कोने में बैठकर खाना खा लेंगे। मुरली दास बज़िद हुआ और दोनों को अपने घर ले गया। फूलन विक्रम की हदायत के मुताबिक छुई मुई बनी रही, पर उसकी नज़रें चारों तरफ का जायज़ा ले रही थीं। मुरली दास फूलन और शंकर को मकान के अंदर ले गया और एक छप्पर के नीचे बिठाया जहां 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। घर के अंदर एक बूढ़ा और चंद औरतें थीं जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थीं। कोई मवेशियों के लिए चारा तैयार कर रही थी, कोई खाना पका रही थी और कोई सफाई में लगी हुई थी।
मुरलीदास के साथ दो अजनबियों को देखकर औरतों ने काम से हाथ रोक लिए और घूंघट निकालकर शंकर और फूलन को देखने लगीं। फूलन को वो घर और उसका पुरसकून माहौल बड़ा अच्छा लगा। उसका जी चाहा कि काश वो भी किसी ऐसे ही घर की फर्द होती। मुरलीदास औरतों के करीब चला गया और उन्हें खाने वगैरह के बारे में हदायत देने लगा। ओ रे शंकर, फूलन ने होले से कहा, तू कहाँ पर ले आया है मुझको? ओरी छोकरी, शंकर ने उसे डांटा, हमारा नाम मोहेश कुमार है, जरा चिपकी बैठ, अभी सब ठीक हो जाएगा। और सुन, ये मुरलीदास तेरे को बड़ा घूर घूर के देखे है। तू क्यों जले है? फूलन ने कहा। इश, शंकर ने कहा, मुरलीदास वापस आ रहा है। मुरलीदास उनके करीब पहुंचकर बोला, महाराज जरा खुल के बैठो, इसे अपना ही घर समझो। शंकर उठता हुआ बोला, मैं जरा बाहर से होकर आता हूं। मुरलीदास शायद ऐसे ही मौके की तलाश में था। शंकर के जाने के बाद फूलन से बोला, क्या नाम है तेरा? फूलन, जो किसी खौफजदा लड़की की तरह बैठी थी, होले से बोली, शकुंतला ठाकुर। तेरा साथी तो ठाकुर ना दिखे है। मुरलीदास ने कहा, उसका नाम क्या है? मोहेश कुमार। मुरलीदास फूलन के करीब हो गया, बोला, सच बता, ये तेरे को कहाँ से भगा कर लाया है? फूलन घबराहट की अदाकारी करती हुई बोली, ओई राम, कैसी बात करो हो? मुरलीदास ने कहा, अरे छोरी, हमने बड़ी दुनिया देखी है, मेरे से क्या छुपाएगी? मैं तो देखते ही समझ गया था, ये मंच मेरे को ठीक ना दिखे है। देख, तेरे को धोखा देगा, तू इधर ही रुक जा। इतने में एक दरमियानी उम्र की औरत चंगेर उठाए वहां पहुंच गई। चंगेर के ऊपर एक कटोरा था जिसमें कुछ तरकारी थी। औरत के दूसरे हाथ में पानी का बर्तन था। उसने ये चीज़ें चारपाई के ऊपर रख दीं और चंद लम्हों तक फूलन को घूरती रही। फिर बोली, ऊपर होके बैठ जाओ। कहाँ जाओगी? फूलन जूते उतारकर चारपाई के ऊपर हो गई और बोली, हम शहर देखने जा रहे हैं। औरत ने कन अखियों से मुरलीदास की तरफ देखा और वापस चली गई। शहर में किसके पास रहोगे? हम कुछ ना जाने, फूलन ने जवाब दिया। लम्हा भर के बाद शंकर वापस आ गया। दोनों खाना खाने लगे। बेसनी रोटियां खासी मज़ेदार थीं। खाने के बाद शंकर ने मुरलीदास का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भाई मुरलीदास, यहाँ कोई सुनार भी होगा? है तो सही, पर तुम्हें क्या काम है सुनार से? हम कुछ जेवर बेचेंगे, शंकर ने कहा। पैसा कम पड़ गया है। मुरलीदास सोचता हुआ बोला, सुनार तो एक है, पर वो तुम्हें परदेसी देखकर लूट लेगा। अगर तुम साथ चलोगे तो वो घपला नहीं करेगा, शंकर ने कहा। मुरलीदास कदरे तामुल के साथ जाने पर राजी हो गया। गांव की कच्ची गलियों में से गुजरते हुए फूलन और शंकर की नज़रें आसपास के मकानों का जायज़ा ले रही थीं। कहीं कहीं कोई पुख्ता मकान भी नज़र आ जाता था, वरना ज़्यादातर कच्चे मकानात थे। रास्ते में कुछ लोगों ने मुरलीदास को प्रणाम किया और दबे लफ्ज़ों में फूलन और शंकर के बारे में पूछा। मुरलीदास ये कहकर आगे बढ़ जाता कि वो उसके मेहमान हैं। चंद टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए वो एक पुख्ता और 2 मंजिला मकान के सामने पहुंच गए। निचली मंजिल पर एक सुनार की दुकान थी, जिसमें भारी जिस्म का एक सेहतमंद और नौजवान शख्स बैठा था। दुकान के पिछले हिस्से में 2 कारीगर भट्टी के सामने काम कर रहे थे।
मुरलीदास ने फूलन और शंकर को बाहर ही रोका और दुकान के अंदर जाकर नौजवान सोनार के साथ चंद लम्हों तक सरगोशियों में बातें करता रहा। फिर उन दोनों को भी दुकान में बुला लिया और अपने मेहमानों की हैसियत से तारफ़ कराया। सोनार का नाम उसने जेठानी बताया। रस्मी बातचीत के बाद शंकर ने फूलन की गठरी से 2 बालियां निकालकर सोनार के सामने रख दी और कहा कि वो उन्हें फ़रोख्त करना चाहता है। सोनार ने बालियों को परखने के बाद कहा, तो तुम इन बालियों को बेचना चाहते हो? शंकर आजिज़ी से बोला, हाँ महाराज, कुछ पैसे कम पड़ गए हैं। जेठानी गठरी की तरफ देखता हुआ बोला, और क्या कुछ है तुम्हारे पास? और कुछ नहीं बेचना जी, शंकर ने कहा। ये बालियां भी मजबूरी के कारण बेच रहे हैं। अरे मूर्ख, दिखा तो सही, तेरे पास और क्या कुछ है? जेठानी ने कहा, मर्जी होवे तो बेचना, नहीं तो मत बेचना। फूलन ने गठरी खोली और बाकी जेवर भी निकालकर सोनार के संदूकची के ऊपर रख दिया। उसमें एक टीका, एक हार, एक नथ और 2 अंगूठियां थीं। जेठानी जेवर का जायज़ा लेने लगा। पिछले हिस्से में काम करने वाले दोनों कारीगर भी काम छोड़कर वहां आ गए। इस जेवर की रसीद कहाँ है? जेठानी ने पूछा। रसीद तो नहीं है हमारे पास। जेठानी ने नज़रें घुमाकर अपने एक मुलाजिम की तरफ देखा जो सेहतमंद और मजबूत जिस्म का मालिक दिखाई देता था। मुलाजिम मालिक की नज़रें समझता हुआ बोला, मुझे तो ये चोरी का माल लगे है। शंकर आजिज़ाना अंदाज इख्तियार करता हुआ बोला, नहीं महाराज, ये चोरी का माल नहीं है। उसकी नज़रें दुकान का जायज़ा ले रही थीं। दूसरा मुलाजिम बोला, मालूम होता है कि ये इस छोकरी को कहीं से भगा कर लाया है। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। शंकर की आजिज़ी से जेठानी शेर हो गया। उसने उठकर शंकर का गिरेबान पकड़ लिया। बोला, सच बता, इस छोकरी को कहाँ से भगा कर लाया है? महाराज, अगर जेवर नहीं खरीदना तो बात ख़त्म करो। शंकर ने कहा, हमारा माल वापस कर दो, हमें परेशान मत करो। वो जी में खुश था कि उसकी अदाकारी कामयाब जा रही थी। मुलाजिम फूलन के कंधे को झटका देता हुआ बोला, ए छोकरी, ये मुश्तंडा तुझे कहाँ से भगा कर लाया है? हाय राम, फूलन ने कहा, कैसी बातें करो हो? मैं अपनी मर्जी से इसके साथ आई हूं। जेठानी शंकर का गिरेबान छोड़ता हुआ बोला, जा, परदेसी समझ के छोड़ देता हूं, वरना पुलिस के हवाले कर देता। और हमारा जेवर? जेवर को भूल जा। पहलवान मुलाजिम ने कहा, ज्यादा चूंच रा की तो दोनों को बोरी में बंद करके दरिया में फेंक दूंगा। मुरलीदास, जो अब तक खामोश खड़ा था, बोला, महाराज, गरीब आदमी है, कुछ दे दो। जाने खाने के पैसे भी हैं या नहीं? जेठानी ने तिजोरी खोली, जेवर अंदर रखा और 100 रुपये निकालकर शंकर की तरफ बढ़ाए। बोला, ये ले और चलता बन, ये भी मुरलीदास की सिफारिश पर दे रहा हूं। फूलन ने तिजोरी के अंदर रखे हुए जेवरात और नकदी की एक झलक देख ली थी। उसने कहा, महाराज, ये जुल्म नहीं करो। शंकर ने पैसे ले लिए और बोला, सिर्फ 100 रुपये? मुलाजिम शंकर को धक्का देता हुआ बोला, जाता है या दूं एक पटखनी? इसे भी मालिक की मेहरबानी समझ और चलता फिरता नजर आ। शंकर मुरलीदास से बोला, अच्छे भाई बने हो। हम चोरों के भाई नहीं हैं भाई, मुरलीदास ने कहा। जो मिल गया है इसको बहुत समझो और भाग लो। फूलन का जी चाह रहा था कि साड़ी में छुपा हुआ खंजर निकाल ले
और जेठानी और उसके पहलवान मुलाजिम को वहीं ढेर कर दे। लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो विक्रम सख्त नाराज़ होगा, लिहाजा वो शंकर के हमरा दुकान से निकल गई। दोनों खेतों से होते हुए एक लंबा चक्कर काटकर डेरे पर पहुंच गए। शंकर ने 100 रुपये विक्रम के सामने डाल दिए और बोला, उस्ताद दुहाई है दुहाई, हम लुट गए। एक सुनार ने हमारा जेवर छीन लिया और हमें धक्के देकर दुकान से निकाल दिया। आसपास बैठे हुए डाकू हंसने लगे। एक बोला, अरे उस्ताद ने तुझे खूब पहचाना, तुम वाकई मस्कीन और यतीम लगते हो। विक्रम ने पूछा, ये 100 रुपये कहाँ से आए? ये उस सुनार ने हमें परदेसी समझकर दे दिए। कोई काम की बात भी मालूम हुई है या खाली धक्के खाकर आ गए हो? फूलन गुस्से से बोली, अरे धक्के खावें हमारे दुश्मन, तूने खुद ही तो कहा था कि शर्मा शर्मा कर बातें करना, वरना मैं उसे ऐसा मज़ा चखाती कि याद रखता। माल उसकी तिजोरी में बहुत है, आज रात की तैयारी कर ले, एक ही घर काफ़ी है। शंकर ने उसे बताया कि गांव में पुलिस स्टेशन कोई नहीं है और लोग भी लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं। जब रात की तारीकी ने कायनात को अपनी स्याह चादर में लपेट लिया तो विक्रम ने 4 आदमियों को साथ लिया और पूरे साजो सामान के साथ लैस होकर गांव की तरफ रवाना हुआ। उनमें फूलन भी थी। गांव के करीब पहुंचकर वो रुक गए और एक एक करके जेठानी सुनार के दरवाजे पर पहुंच गए। फूलन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने कौन है की आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खोलो जेठानी सेठ, फूलन ने कहा, मैं जेवर की रसीद लाई हूं। दिमाग ठिकाने पर है तेरा? ये आधी रात के वक्त क्या करने आई है? तेरा साथी किधर है? अरे अंदर ही अंदर बोले जाओ हो, फूलन ने कहा, दरवाज़ा तो खोलो। भाग जा, इस वक्त दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अच्छा मत खोल, इधर ही रात गुजार लूँगी। थोड़ी देर खामोशी के बाद अंदर से आवाज़ आई, क्या तू अकेली है? तो और क्या, बारात लेकर आती। जेवर तो मेरा था, वो तो मुझे छोड़ के भाग गया। अंदर फिर खामोशी छा गई। फिर खुसर फुसर की आवाज़ आई और किसी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के बाहर झांका। उस वक्त विक्रम और दूसरे डाकू दीवार के साथ चिपके खड़े थे। दरवाज़ा खोलने वाला जेठानी सुनार था। उसे फूलन के सिवा कोई नज़र नहीं आया। उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और बोला, मुरलीदास ठीक ही कहता था, वो मुश्तंडा तुझे भगा कर लाया था। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि फूलन ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और उसे धकेलती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसके साथ ही विक्रम और दूसरे डाकू भी अंदर घुस गए। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। औरतें चीखने लगीं। फूलन ने जेठानी को लालटेन जलाने के लिए कहा और तमाम घर वालों को एक कमरे में जमा कर दिया। औरतें, बच्चे और मर्द खौफज़दा भेड़ों की तरह कोने में जमा हो गए। फूलन ने जेठानी सुनार का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, क्यों रे सुनार की औलाद, तू परदेसियों को लूटता है? ला निकाल तिजोरी की चाबियां। जेठानी पसो पेश करने लगा। विक्रम ने एक जोरदार लात उसे रसीद की और बोला, इस छोरी का जेवर किधर है? जेठानी कांपता हुआ बोला, महाराज, इसके साथी ने जेवर बेचकर पैसे वसूल कर लिए हैं। फूलन ने उसे चटका मारकर उसकी कमीज फाड़ दी और राइफल की नाल उसके पेट में चबोती हुई बोली, तेरी जान मेरी उंगली में है, ये चूड़ियों वाले हाथ ना होवें। जेठानी सुनार, तू ठीक बोले था, मैं घर से भागी हुई छोकरी हूं। वो जेवर भी चोरी का है। मेरा नाम सुन ले, मैं फूलन देवी हूं। तेरे जैसे बगला भक्तों के कारण मैं डाकू बनी हूं। चाबियां देवे है या चलाऊं गोली?
करूं तेरी तोंद में सुराख। जेठानी पीछे हटता हुआ बोला, देता हूं चाबियां। हे शांति की माँ, तकिए के नीचे से चाबियां ले आ। देवी जी, इस तमंचे को परे कर लो, गलती से चल जाएगा। चलता है तो चल जावे, विक्रम ने कहा। तेरे जैसे चंद सूर मर जाएंगे तो संसार में सुख होगा। कोने में दुबके हुए अफराद में से एक नौजवान औरत कांपती हुई उठी और दूसरे कमरे से चाबियों का गुच्छा निकाल लाई। कमरे का एक दरवाज़ा दुकान में खुलता था। फूलन और विक्रम ने जेठानी सुनार को साथ लिया और दुकान में पहुंच गए। फूलन ने जेठानी को राइफल का कंधा मारा और तिजोरी खोलने के लिए कहा। विक्रम ने तेज़ नज़रों से दुकान का जायज़ा लिया। एक तरफ छोटा सा शोकेस रखा था। उसने अपना भारी बूट मारकर शोकेस का शीशा तोड़ दिया और जेवर जेबों में ठूंसने लगा। जेठानी ने कपकपाते हाथों से तिजोरी खोली तो फूलन ने उसे एक और कंधा रसीद करके परे हटा दिया। दूसरे कमरे में 3 डाकू औरतों और बच्चों की निगरानी पर मामूर थे। जब फूलन तिजोरी खाली करने लगी तो दूसरे कमरे से औरतों की दबी दबी चीखें उभरने लगीं। जेठानी इन चीखों की आवाज़ें सुनकर बेचैन हो गया। वो बेख्तियार होकर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। फूलन जेवर और नकदी छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी और कुश्ती का एक दाव लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। विक्रम ने तिजोरी का सारा जेवर, जिसमें वो जेवर भी शामिल था जो जेठानी ने फूलन से छीना था, निकालकर थैले में डाल लिया। उसने महसूस किया कि चीखों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग बेदार हो गए हैं। ऐसे मौका पर यह डर भी होता है कि कुछ लोग मुसल्ला होकर हमला न कर दें। विक्रम ने काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा तमाम घर वालों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। इतने में बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, जेठानी सेठ, ये शोर कैसा है? घर में सब खैरियत तो है ना? विक्रम ने जल्दी से रिवाल्वर निकाला और उसकी नाल जेठानी की कनपटी पर लगाता हुआ बोला, कोई गलत बात नहीं करना, बोलो सब खैरियत है। औरतों का आपस में झगड़ा हो गया था। जेठानी ने उसके हुक्म की तामील की और खौफजदा लहजे में आवाज़ लगाई, सब खैरियत है भाई, औरतों का आपस में झगड़ा हो गया था। एक डाकू ने घर के दूसरे अफराद पर राइफल तान ली और फुफकारा, जिसके मुंह से आवाज़ निकली उसके पेट में सुराख कर दूंगा। बच्चों पर सख्ता तारी हो गया। औरतों ने सांस रोक लिए। विक्रम के हुक्म पर जेठानी दरवाजे के करीब गया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर कहा, सब ठीक है भाई, घर का झगड़ा था, ख़त्म हो गया है। इस दौरान विक्रम का रिवाल्वर उसकी पसलियों के साथ लगा हुआ था। बात ख़त्म करने के बाद वो पीछे हटा तो विक्रम ने दोबारा कुंडी लगा दी, लेकिन मालूम होता था कि बाहर जमा हो जाने वालों की तसल्ली नहीं हुई। वो दबी दबी आवाज़ों में एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। विक्रम ने एक डाकू को दीवार के ऊपर से गली का जायज़ा लेने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही उसने दीवार के ऊपर से सर निकाला, गली में से किसी ने पिस्तौल से फायर किया। डाकू जल्दी से नीचे हो गया। इसका मतलब ये था कि बाहर वालों को सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया था। लम्हा भर के बाद किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। विक्रम जेठानी की पसलियों में रिवाल्वर से टहूका देता हुआ बोला, दरवाज़ा खोलो और बाहर जो कोई है उसे अंदर आने दो। साथ ही उसने फूलन और एक दूसरे डाकू को दरवाजे के दोनों तरफ खड़ा कर दिया और ख़ुद भी एक तरफ हो गया। दरवाज़ा खुला और एक शख्स जिसने हाथ में पिस्तौल पकड़ रखा था अंदर घुसता हुआ बोला, सेठ खैरियत तो है? घर में से चीखों की आवाज़ आई थी। फूलन ने उसकी आवाज़ पहचान ली। ये वही पहलवान मुलाजिम था जिसने उसे और शंकर को दरिया में फेंकने की धमकी दी थी। अंधेरे की वजह से वो अंदर की सूरत हाल नहीं समझ पाया था। फूलन ने राइफल को डंडे की तरह उसके हाथ पर मारा। मुलाजिम के हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरा, ताहम वो तेज़ी से फूलन पर झपटा। फूलन ने राइफल का कंधा उसके जबड़े पर रसीद किया। वो कराहता हुआ पीछे हटा तो विक्रम ने उसकी पसलियों में डंडा मारा। एक डाकू ने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया और पिस्तौल उठा लिया। ये वही है जो हमें धमकियां देवे था, फूलन ने कहा।
क्यों रे सूरत हराम, अच्छा हुआ जो तू भी इधर आ गया। उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। पहचान मुझे। मुलाजिम आंखें फाड़कर फूलन को घूरने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही छुई मुई लड़की थी जो दिन के वक्त गुमसुम खड़ी थी। बाहर कितने लोग हैं? विक्रम ने मुलाजिम से पूछा। और हथियार कितने हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं है महाराज, मुलाजिम ने कहा। मुझे किसी ने बताया था कि सेठ के घर में गड़बड़ है, इसलिए मैं चला आया। विक्रम ने उसे और जेठानी को धक्का दिया और कहा, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम तुम दोनों को कत्ल कर देंगे। उसने अपने साथियों को रवानगी का इशारा दिया और दोनों यरगमालियों को धकेलता हुआ गली में पहुंच गया। वहां पर उसने और उसके साथियों ने चंद हवाई फायर किए। गली में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। गांव के बाहर पहुंचकर विक्रम रुक गया और यरगमालियों से बोला, अब तुम दोनों के साथ कैसा सलूक किया जावे? मुलाजिम हाथ जोड़ता हुआ बोला, हमें माफ़ कर दो, हम बेगुनाह हैं। मेरा ख्याल है तुम दोनों को इधर ही ठंडा कर दिया जावे तो अच्छा है, विक्रम ने कहा। जाने तुम अब तक कितने गरीबों को लूट चुके हो। बुरा आदमी जितनी जल्दी दुनिया से उठ जाए इतना ही अच्छा है। तुम लोगों ने हमारी सारी दौलत लूट ही ली है, जेठानी ने कहा। अब हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा? एक शर्त पर तुम्हें छोड़ देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाना। अगर तुमने हमारे खिलाफ रपट लिखवाई तो तुम्हारे पूरे कुंबे को ख़त्म कर देंगे। महाराज, हम वादा करते हैं कि रपट नहीं लिखवाएंगे। विक्रम ने उन्हें छोड़ दिया और डेरे पर पहुंचकर कूच का हुक्म दे दिया। उसे मालूम था कि जेठानी रपट लिखाए ना लिखाए, पुलिस को इत्तला ज़रूर मिल जाएगी और वो सुबह तक इस इलाके को घेरे में ले लेंगे।